हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 आपके साइंस स्टैंडर्ड साइंस की एनसीईआरटी बुक से। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे मोशन एंड टाइम की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने टाइप के मोशंस होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सबको कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करना होगा कि मोशन कितने टाइप्स का आप जानते हो, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर। तो हमने मोशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में होता है, सर्कुलर होता है, एक टाइम के बाद पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट करने वाला मोशन होता है, ठीक है। तो हमने ये टाइप के तो मोशंस को ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोशंस के, तो इनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का मोशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सोल्जर्स मार्च पास्ट जब करते हैं तो ये किस टाइप का मोशन होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ये। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर स्ट्रेट रोड है तो भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ये कैसा मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन होगा क्योंकि ये टाइम के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन होगा। पेडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन होगा, है ना। ये सर्कुलर मोशन भी हो सकता है क्योंकि ये सर्कल में पेडल हम मारते हैं। उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो ये सर्कुलर मोशन होगा। मोशन ऑफ अ स्विंग, ये पीरियोडिक मोशन होगा। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये भी पीरियोडिक मोशन होगा क्योंकि ये टाइम टू टाइम ये टू एंड फ्रो मोशन में चलता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिन्हें आपने देखा होगा कि कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट मोशन में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब स्लो और फास्ट क्या होता है। कुछ व्हीकल्स होते हैं जो फास्ट मूव करते हैं दूसरे व्हीकल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। कुछ स्लो भी होते हैं। तो आपको ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, ठीक है। और आपको ग्रुप करना है उन मोशंस को स्लो और फास्ट में कि कौन सा स्लो होता है कौन सा फास्ट होता है, ओके। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं ये। अगर कोई व्हीकल है वो रोड पे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, ठीक है, तो हम बता सकते हैं दोनों को देख करके कि कौन सा फास्ट है, क्योंकि एक व्हीकल जो दूसरे व्हीकल से आगे निकल जाएगा वो फास्ट होगा, है ना। इसी से हम बता सकते हैं। तो आपको भी यही करना है, आपको रोड पे चलते हुए कुछ व्हीकल्स को देखना है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, ठीक है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आपको उससे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि आप अपनी बाइसाइकिल को पेडल कर रहे हो, ठीक है, और उसी टाइम पे एक बस मूव करती है। तो आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो और बस का डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब लेस टाइम मोर डिस्टेंस। तो आप इसको क्या कहोगे, अगर कम टाइम है और ज़्यादा डिस्टेंस लिया जा रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, तभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है ये कम टाइम में, है ना। तो इससे हम ये बता सकते हैं। अब स्पीड वर्ड से आप सब फेमिलियर हो गए। स्पीड क्या होता है ये सब आपको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से पोस्ट कर दो कमेंट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हायर स्पीड होती है, जब स्पीड ज़्यादा होती है, ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम टाइम में कवर किया गया है, ठीक है। या फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया था, उसमें एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करना था, तो उससे पता चलेगा कि स्पीड जो था वो आपकी हायर थी, ठीक है। अब बहुत ही कन्वीनियंट वे है कि हम इसको फाइंड आउट करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है, ज़्यादा स्पीड है उसकी। तो हम देख सकते हैं, तो अगर हमें दो बसेस की डिस्टेंस का पता चल जाए,
ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस उन्होंने 1 घंटे में कवर की है। हमने दोनों बसेस को 1 घंटे का टाइम दे दिया और हमने 1 घंटे बाद दोनों की डिस्टेंस देखी कि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सपोज एक ने 5 किलोमीटर कवर किया है, 15 किलोमीटर, और एक ने लगभग 30 किलोमीटर कवर किया है। तो ये तो आप देख के बता सकते हो ना, जिसने ज़्यादा कवर किया है यानी उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तभी तो उसने ज़्यादा कवर किया ना। तो हम किसी के डिस्टेंस को देख करके एक पर्टिकुलर टाइम पे ये बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा थी या कम थी। ओके, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का सपोज करो स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर एन आवर, कैसे दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इस स्पीड को देख के बता सकते हो ना उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 1 घंटे के टाइम में उसने लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप स्पीड को देख करके बता सकते हो। लेकिन अगर एक कार है, कोई भी कार है या कोई भी व्हीकल है, वो हमेशा एक स्पीड पे तो रह नहीं सकता। अगर आपने इसको बोल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आपको चलना है, तो ऐसा तो है नहीं। अब कार के सामने सिग्नल्स भी पड़ेंगे, वहाँ पे उसको रुकना पड़ेगा। कार के पास ब्रेकर भी पड़ेगा जहाँ पे उसको रुकना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा अपना स्पीड। तो हमेशा एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल सकती है। ठीक है, तो कार जो है वो स्लोली स्टार्ट करती है और उसके बाद फिर स्पीड में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं, तो हम जब कहते हैं कि कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसको हम एक्चुअली टोटल डिस्टेंस लेके के बात करते हैं कि कार ने लगभग एक घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। ऐसा नहीं है कि कार जो है कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर एन आवर के उससे चल रही थी, पूरे घंटे में इसने कभी भी अपनी स्पीड कम ही नहीं की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमें इस बात से बॉदर नहीं होना है कि कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही थी कि नहीं चल रही थी, कार ने कभी उसको 36 किलोमीटर एन आवर भी कर दिया होगा। ये सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जो कार ने स्पीड रखी थी उसमें उसने डिस्टेंस कितना तय किया है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो जो स्पीड यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है वो एक्चुअली कार की एवरेज स्पीड है, यानी एक एवरेज पे कार इतना किलोमीटर एन आवर तो चलता ही है। ठीक है, तो जो टर्म स्पीड है वो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड आपको अभी बताया मैंने कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया जितने टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो हमारा हो जाता है स्पीड। तो अगर हमें कोई स्पीड निकालने बोले कि सपोज करो गाड़ी का जो डिस्टेंस है, गाड़ी ने सपोज करो 80 किलोमीटर एन आवर गाड़ी चली है, तो टाइम कितना हो गया, टाइम 1 आवर हो गया, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो बस हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कैलकुलेशन करना है। इसमें आगे बढ़ते हैं, मैं इसको ज़रा सा रब कर लेती हूँ। तो हमें अपने रियल लाइफ में बहुत रेयरली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखता है जिसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो। हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे चलना बहुत टफ बात है, क्योंकि आपको अगर एक गाड़ी मैंने दे दी, मैंने बोला आप 30 किलोमीटर एन आवर के डिस्टेंस से ही चलते रहोगे, आप कहीं पे भी रुकोगे नहीं, आप कहीं पे भी स्लो नहीं करोगे गाड़ी, सिर्फ ऐसे चलते रहोगे, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो कांस्टेंट स्पीड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए या लॉन्गर डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में सपोज करो ये कार चल रही है, तो ये क्या है, ये चेंज होती रहेगी। जो मोशन होगा वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हमेशा स्ट्रेट लाइन में थोड़ी चलती रहेगी गाड़ी, कहीं पे टर्न भी आएगा, कहीं पे ब्रेकर भी आएगा, तो गाड़ी हमेशा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है और ये चेंज होता रहता है, मतलब कि समझना
कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये सपोज ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये चेंज होता रहता है, इसका जो मोशन है ये चेंज होता रहता है। तो जब मोशन चेंज होता रहता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, गाड़ी है 30 किलोमीटर एन आवर, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बिना कहीं पे ब्रेक लगाए हुए, बिना कहीं पे कुछ किए, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ स्पीड भी कांस्टेंट है और ये स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऊपर वाले में क्या था, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन जो है ये चेंज होती रहेगी, यहाँ पे जो आपका पाथ है ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और स्पीड भी कांस्टेंट है, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो एक्चुअल स्पीड के इक्वल होगी, यानी कि जो एवरेज स्पीड है गाड़ी की 30 किलोमीटर एन आवर, यही उसका एक्चुअल स्पीड भी है, इतने ही किलोमीटर एन आवर के स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाल सकते हैं, अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का टाइम दिया हुआ है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइम को मेजर कैसे करें हम। तो आप सबने क्लॉक तो देखा ही होगा, हम हर दिन यूज़ करते हैं क्लॉक टाइम देखने के लिए। तो क्या आप बता सकते हो जब ये क्लॉक नहीं बना था तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे दादा नाना या फिर उनके मम्मी पापा, तो वो कैसे टाइम देखते होंगे, क्योंकि उस वक्त तो क्लॉक बना ही नहीं था, उस वक्त घड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो वो सिर्फ शैडोज़ को देख करके और टाइम बता देते थे, ठीक है। वो शैडोज़ को देख के टाइम बता देते थे। सो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और ईयर, ठीक है। तो इसके बीच में हम कैसे बता सकते हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ नेचर के इवेंट्स को नोटिस करना शुरू किया जो कि रिपीट होते थे, ठीक है। एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे वो रिपीट होते थे, जैसे कि क्या, जैसे कि उन्होंने देखा कि सूरज जो है वो हर दिन राइज करता है सुबह में, ठीक है, और उसके बाद उस सनसेट भी होता है, सनराइज होता है फिर सनसेट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे सनराइज होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे सनसेट होता है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो टाइम होता है सनराइज और सनसेट के बीच में, आई मीन जो सनराइज हुआ है और नेक्स्ट डे का जो सनराइज है, उनके बीच का उन्होंने टाइम नोटिस किया, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने मंथ को कैसे नोटिस किया, न्यू मून टू द नेक्स्ट, ठीक है। न्यू मून से न्यू मून उन्होंने मंथ को चेक किया, उससे उनको मंथ का पता चला। न्यू मून आई होप आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारे वीडियो में ये बताया हुआ है, तो मैं यहाँ इसको रिपीट नहीं करूँगी। तो मंथ का भी ऐसे पता चला, ठीक है। डे का कैसे पता चला था, सनराइज से नेक्स्ट सनराइज, इससे डे पता चला। और मंथ कैसे पता चला, न्यू मून से न्यू मून, ठीक है। ईयर का कैसे पता चला, ईयर क्या होता है, अर्थ जो एक पूरा रेवोल्यूशन लेती है, सन के पूरे चक्कर लगाती है एक साल में लगभग, है ना, तो उससे ईयर को फिक्स किया गया। तो ये सब जो हमने इंटरवल्स, टाइम के इंटरवल्स को मेजर किया है, इसकी नीड क्या थी, ठीक है। तो हमने ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। तो कुछ डे, अब एक पूरा डे में 24 आवर्स होता है, तो हमें उन इंटरवल्स के बारे में भी तो जानना चाहिए जो ये पूरे 24 घंटे में हो रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इन सब के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो जो क्लॉक है ये एक कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस बन गया, ठीक है, जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। तो ये सोचा है कभी आप लोगों ने कि क्लॉक्स और वॉचेस जो है ये टाइम को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये क्या करते हैं, ये पीरियोडिक मोशन में इनकी जो सुई होती है, घड़ी की जो सुई होती है, ये पीरियोडिक मोशन में चलती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पीरियोडिक मोशन के बारे में अगर पूछता है कि एग्जाम्पल दो, तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। आप एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लो, ये टक 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 ये मूव करता रहता है टू फ्रो मोशन में, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये ऐसी घड़ी आपने देखी होगी कभी ना कभी, तो ये मूव करता रहता है। तो आप सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले सकते हो जो पीरियोडिक मोशन है उसमें,
है ना। ये आप देख सकते हो क्लॉक्स का बनाया, कुछ डिजिटल क्लॉक्स होते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है आपका, है ना। अब ये पेंडुलम जब मूव करेगा तो एक बार इस साइड करेगा, एक बार इस साइड करेगा, फिर एक बार इस साइड करेगा, फिर एक बार इस साइड करेगा, और जब भी वो इस साइड होता है तो यहाँ पे ज़रूर आता है, फिर वो इस साइड होता है तो यहाँ पे ज़रूर आता है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड पे वो मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसमें एक मेटालिक बॉल होगी या फिर एक पीस ऑफ स्टोन होगा जो कि एक थ्रेड से बंधा हुआ होगा। ठीक है, जो मेटालिक बॉल है उसको हम बॉब कहते हैं पेंडुलम का, तो जो मैंने गोल सा आपको दिखाया था इसको हम बॉब कहते हैं। ये आपका बॉब हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब हम वैसे तो ये रेस्ट पोजीशन पे रहता है, ये ऐसा रहता है। जब मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया तो ये इस तरफ गया, फिर ये वापस इधर आ गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आ गया। तो जैसे जैसे हम इसको मोशन देते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन में, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में ये मूव करता है। ठीक है, तो इसको हम पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। एक ऑसिलेशन मूव करता है पेंडुलम जब उसके बॉब को हम ओ पोजीशन से मूव कराते हैं। ठीक है, ओ पोजीशन से जब हम इसको मूव करते हैं तो ये जब यहाँ से यहाँ पूरा एक चक्कर ले लेता है तो इसको कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन, अगर हम मीन पोजीशन से इसको शुरू कराते हैं तो। फिर ए टू बी जाएगा वो, ठीक है, और फिर वापस वो ओ पे आ जाएगा। तो इसमें उसने एक ऑसिलेशन पूरा मूव कर लिया, है ना, ए से बी गया और फिर वापस ए आ गया। तो जो टाइम पेंडुलम ने लिया एक पूरा ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये बात आपको रखना है ध्यान में, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप भी अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। यही चीज़ बताई हुई है इसमें बार बार, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। अब आपको यहाँ पे देखना है टेबल 13.2। तो जो सिंपल पीरियड होता है एक पेंडुलम का, तो वो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। स्ट्रिंग जो यहाँ पे, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, ये जो लगा हुआ है, ये सपोज करो 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 20 ऑसिलेशंस करने में, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में ये 20 बार इसको टाइम लगता है 42 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। 2.1 सेकेंड्स कैसे आया ये। अब आप देखो ना कि 20 ऑसिलेशंस करने में इसको 42 सेकेंड लगता है। ठीक है, टोटल टाइम बता रहा है और टोटल ऑसिलेशंस बता रहा है। तो एक बार करने में उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो आप सीधे 42 को 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको 2.1 सेकेंड, यानी एक ऑसिलेशन का टाइम जो है वो 2.1 सेकेंड है। एक ऑसिलेशन करने में उसको 2.1 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, अब अपने ऑब्जर्वेशंस को आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस इस कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब जो डिजिटल वॉचेस होती हैं या फिर क्लॉक्स होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, और इन क्लॉक्स को हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक। तो ये जो टाइम मेजर किया जाता है क्वार्ट्ज क्लॉक का, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है उन वॉचेस से जो कि पहले मिला करते थे। ठीक है, तो पहले जो वॉचेस होती थी उनसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन से क्लॉक्स होते हैं, ये क्वार्ट्ज वाले क्लॉक। ठीक है, जिनमें सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स जिसमें रहता है। ठीक है, डिजिटल वॉचेस आप कह सकते हो। तो अब देखेंगे कि टाइम और स्पीड को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट हम क्या लेते हैं। तो टाइम के लिए जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड है। ठीक है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम को हम मिनट कहते हैं और आवर्स कहते हैं। तो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम
इज मिनट एंड आवर्स। मिनट को MIN और आवर्स को H से डिनोट करते हैं। और ये जो यूनिट्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्पीड का क्या होगा? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो स्पीड होता है, ठीक है। तो स्पीड का जो बेसिक यूनिट होगा, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली, है ना। अदर यूनिट्स में भी हम इसको देख सकते हैं। डिस्टेंस को अगर हमने किलोमीटर में लिया और टाइम को हमने आवर में लिया तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। मीटर पर मिनट भी ले सकते हो आप, कि 1 मीटर सपोज करो 1 मिनट में गया, तो ये मीटर पर मिनट हो जाएगा। तो अलग अलग स्पीड के यूनिट्स हैं यहाँ पे। अब आपको याद लेकिन ये बात रखनी है कि जो सिंबल्स हैं जितने भी यूनिट्स के, वो सिंगुलर लेटर में लिखे रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप 50 किलोमीटर लिखते हो तो ये 50 किलोमीटर होगा, KM, ना कि किलोमीटर्स, KMS, ठीक है। अब 50 है तो आप ये मत सोचने लगना कि इसको हमको प्लूरल बनाना है, नहीं, 50 किलोमीटर। 8 सेंटीमीटर है, आप इसको 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ही लिखेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। अब टाइम के लिए हमने अलग अलग जो भी आपको बताया, आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये सब हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग हमने इनको डिफरेंटली ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर सपोज करो कि हमें अपनी एज को एक्सप्रेस करना है, हमें बताना है कि हमारी एज क्या है, ठीक है, तो हम उसको डेज या आवर्स में तो नहीं बता सकते, है ना, कि मेरा अब 2000 डेज हो गया है, 1000 डेज हो गया है, आवर्स 10,000 हो गए मुझे पैदा हुए, ऐसे नहीं बता सकते। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ईयर्स में कन्वीनियंटली बताते हैं, ठीक है। अगर हमको मान लो कि किसी डिस्टेंस को कवर करने में, मान लो स्कूल से आप घर गए या घर से स्कूल गए, तो आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो अब आप लोगों की ईयर्स में टाइम को बताने लगे आप, है ना। तो ये भी गलत है। डिस्टेंस को फिर हमने किलोमीटर में रखा या मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी है ना। डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में फिर उसके बाद देखा। तो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, एक टाइम इंटरवल, ठीक है। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप इसको रीड कर लेना और मुझे बताना। तो कितना टाइम लगेगा? अगर आप बोलते हो 2001, तो नियरली आपको 1 सेकेंड लगा इसको बोलने में। फिर आप बोलते हो 2001 टू 2010, ये बोलते हो आप, तो आपको कितना टाइम लगा ये आप बताओगे, है ना, कमेंट सेक्शन में। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो दिल धड़कता है वो लगभग 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, ठीक है। यानी कि हर 10 सेकंड में लगभग 12 बार धड़कता है। तो ये जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ये जो 72 है इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों का जो दिल है वो ज़्यादा तेज़ में धड़कता है, ठीक है, हार्ट बीट उनकी थोड़ी फास्ट रहती है। तो हमने बहुत सारे डिवाइसेस देखे, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस टाइम को मेजर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग यूज़ होते हैं। तो पेंडुलम क्लॉक जो है वो काफ़ी पॉपुलर बन गया। फिर सन डायल्स होता है। सन डायल्स कैसा होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख करके बताओगे, ठीक है। वाटर क्लॉक्स होता है, सैंड क्लॉक्स होता है। आपने ऐसी करके कोई डिवाइस देखी होगी जिसमें सैंड भरा रहता है और वो टाइम से फिर एक से दूसरे में चला जाता है, तो उससे आप टाइम बता सकते हो। तो अलग अलग टाइप के वॉचेस पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं जिससे टाइम को देखा जाता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस हैं इसके, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग।